अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान। बड़ी ख़बरें हैं। आज पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट ने एक दफ़ा फिर बड़ी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। नए कवानीन पास किए हैं। कौमी असम्बली में ये कवानीन पास हो चुके हैं और सेनेट में कल यही कवानीन पास होने हैं। उनमें सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफ़ा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से 34 करने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर किया गया है और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 से 12 जजेस की तादाद करने का बिल मंजूर किया गया। अब ये बिल सेनेट में जाएंगे। इसके अलावा कुछ और कवानीन भी मंजूर किए गए हैं जिनमें पहले ही इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की गई है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान खुफिया इदारों को ये अख्तियार दिया गया है कि वो 3 महीने के लिए शक की बिना पे किसी भी शख्स को अपनी हिरासत में ले सकते हैं, तहवील में रख सकते हैं और उसके बाद फिर आइन के मुताबिक जो मुनसफाना ट्रायल का बुनियादी हक है उसकी सहूलियात भी किसी भी ऐसे मुल्ज़िम को दस्तयाब होंगी। मगर सबसे अहम और सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो वो कानून है जिसके तहत आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत 3 साल की टेन्योर मुलाजमत मुकर्रर की गई थी गुज़श्ता कानून साजी में, उसको अब 5 साल कर दिया गया है। अमली तौर पे मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की मज़ीद तोसी कर दी गई है। अभी 1 साल बाकी था और इस हवाले से भी हम बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ आज के सहाफ़ी प्रोग्राम में मौजूद हैं साकिब बशीर, इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर जर्नलिस्ट एजाज़ सैयद, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर अशतर औसाफ अली ख़ान, और हमें जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने भी ज्वाइन किया है, और PTI के रहनुमा शौकत बसरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अशतर औसाफ अली साहब, बतौर साबिक़ अटॉर्नी जनरल, आज जो तारीख़ में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इतना बड़ा इजाफ़ा किया गया है, क्या क़यामत आ गई थी अशतर औसाफ साहब जो इतनी बड़ी तादाद में मज़ीद जजों की असामियाँ पैदा कर दी गई हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में उसकी इमारत में इतने जजों की गुंजाइश है? क़यामत के तो आसार थे और क़यामत ही की बात है जब आपका इंडेक्स के ऊपर 140 में से 139 या फिर 138 पे 129 की बात हो रही सर। तो ये बात तो ये है कि ये क़यामत के आसार ही तो है कि एक जज के पास जो है वो 8 से 10 मिनट हो केस को डिसाइड करने के लिए। तो यही तो चीजें हैं जो इंसाफ की फराहमी में हर्डल्स बने हुए थे। और सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, आप हाई कोर्ट में देख लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट जजेस को देख लीजिए, आप सिविल जजेस को देख लीजिए, इनकी आसामियां बहुत कम है और ये आसामियां जो है ये बढ़ानी चाहिए। इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इनके लिए उनके जो ममदू और उनके जो रीडर्स और बाकी लोगों की ये सब देखिए। आप अपने बजट को देखिए आपने कि आप वो कितना मुख्तस करते हैं एक्सेस टू जस्टिस के लिए पैसे, आप कितने पैसे मुख्तस करते हैं हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। तो दिस इज ए वेक अप कॉल सर। ये काम होने चाहिए। ये जो वेकअप कॉल है और ये जो क़यामत है, इसकी वजह सिर्फ जजों के फैसले हैं या हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है, हुकूमत की जो सरकारी वकला हैं जो कि टैक्स पेयर के पैसे से उन्हें भी पैसे दिए जाते हैं? तो अदलिया के जो आप नंबर बता रहे हैं 140 में से, ये सिर्फ हुकूमत की कारकर्दगी तो नहीं है, इसमें तो पुलिस का महकमा भी है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का महकमा भी है और ख़ुद हुकूमत की भी इसमें कारकर्दगी नज़र आती है। तो ये सिर्फ जजों को इल्ज़ाम दे के एक ऐसे वक्त में जजों की तादाद में इजाफा करना कि जब हुकूमत खुद मुश्किल में है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने से इनकारी है और सुप्रीम कोर्ट में जो ताकत का तवाज़न है हुकूमत अपने फेवर में करना चाहती है, आईनी तरमीम भी लाई गई है, तो ये सिर्फ इतनी आसान बात है? देखिए, अगर आप इसको डिस्पैशनेटली देखें, आप उस ऐनक से ना देखें जिसके अंदर तासुब हो, उस ऐनक से ना देखें जिसके अंदर सियासत हो, उस ऐनक से ना देखें जहाँ तनकीद बराए तनकीद हो। तो आप अगर इसको डिस्पैशनेटली देखें तो आपके साथ मैं 100% एग्री करता हूँ। आपके पास प्रोसिक्यूटर्स भी कम है, आपके पास इन्वेस्टिगेशन का महकमा कमजोर है, आपके पास वो मामलात जो हैं जिसके अंदर प्रोसीजर्स हैं
वो इस्लाह तलब है, चाहे वो CPC हो चाहे CRPC हो, उसके अंदर तरमीम बहुत जरूरी है और जल्द अज जल्द करनी चाहिए। लेकिन साथ ही अगर आपके पास जो जज बैठा हुआ है उसके पास 8 से 10 मिनट हो एक केस के लिए अपने कॉज लिस्ट के हिसाब से, तो क्या वो जस्टिस कर सकता है? नहीं कर सकता। और मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ बहुत अरसे से इस बात का दाई हूँ और कह रहा हूँ, जोर शोर से कह रहा हूँ, आपके चैनल भी कह चुका हूँ कि प्लीज 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 इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, बजट बढ़ाएं और खुदारा जजेस के नंबर को इंक्रीज करें। 24 आसामियां खाली हैं हाई कोर्ट के अंदर लाहौर में। अच्छा, तो वो आज तक वो क्यों नहीं फिल हुई? लाहौर हाई कोर्ट में 24 आसामियां जो खाली हैं, इसके पीछे कौन सी साफ नीयत थी हुकूमत की कि वो आसामियां नहीं भरी गई? चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट हैज टू मेक ए रिक्विजिशन। उन्होंने नाम भिजवाने हैं और वो क्यों नहीं भिजवाते? मेरा तो प्रॉब्लम है कि आप ये इससे पहले कि असामी क्रिएट हो उससे पहले आपको पता है कि असामी कोई जज जो है रिटायर होना हुआ है, उसकी असामी खाली होने वाली है। सही, मेरे काम से क्यों नहीं होता? बिल्कुल, ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया अशरफ साहब। साकिब बशीर साहब, आप भी अब कोर्ट्स को काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं, क्या लगता है ये जो एक किस्म के नौकरियों के मुंह खुल गए हैं और तवील कतारें होंगी यकीनन वकला की भी और कुछ जजेस की भी अपनी सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों के लिए भी, हाई कोर्टों में तैनातियों के लिए भी, तो आपको क्या लग रहा है ये हुकूमत जो है मामूल के मुताबिक ये जजों की तादाद में इजाफा कर रही है या बकौल अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं की हुकूमत की बदनीयती है, एक ऐसे वक्त में हंगामी बुनियादों पे सब कुछ कर रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत पहले ही जुडिशल कमीशन बना के आईनी तरमीम के ज़रिए तकसीम कर चुकी है? 12 जुलाई का जब फैसला आया था तो उस फैसले के बाद कुछ अहम मीटिंग्स हुई, उसके हवाले से हमें भी इतलात मिली। उसमें ये इस किस्म के डिसीजंस 26वीं आईनी तरमीम में जो कुछ किया गया है, जो आज लेजिस्लेशन हुई है जजेस की तादाद बढ़ाना, ये उसके पीछे एक वही जो तरीक़ाकार नज़र आ रहा था जिसकी जो राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ सब कह रहे थे कि 25 अक्टूबर के बाद जज जाएंगे, हमें घर भेज दिया जाएगा। तो उसके पीछे 12 जुलाई के बाद अब जो हुकूमत है वो 17 से 34 भी कर रही है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी ला रही है, आईनी बेंचेस भी ला रही है। दूसरी जानब इसी हुकूमत ने उसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है और आज तक उस पर अमल नहीं हुआ और उस पर वो बार बार खतूत भी लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हुकूमत ये चाहती है कि उनको प्रोटेक्शन हो, उनके हक में फैसले देने वाले जजेस हों और उनके मुखालफिन के खिलाफ देने वाले जजेस हों, ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है। और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज के दिन ही क्यों, कल 2 बजे आपको पता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है, तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जिनको इस हुकूमत ने खुद लगाया है अपनी मर्जी, मंशा और ख्वाहिश से, और उनको एक दिन पहले ये पैगाम दिया गया है कि जजेस की तादाद ये होगी, आईनी बेंचेस ये होंगे और फर्दर जो है वो मेरा ख्याल में कल हमें मजीद बहुत सारे सरप्राइज जो मिल सकते हैं इस हवाले से। चले, कल मजीद बहुत सारे सरप्राइज मिल सकते हैं। से सब ये तो चले अदालतों के मामलात हो गए और इसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम हुई है, इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एजाज साहब, आज आपने वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की, उनका इंटरव्यू भी किया आपने, तो ये जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से अचानक ही एक किस्म का घात लगा के हुकूमत बैठी थी और एम्बुश किया है और बड़े सीक्रेटिव और खुफिया तरीके से ये तरमीम को लाया गया जैसा कि कोई फौजी राज है। तो ये क्या हुआ है और इसके पीछे क्या मंतक बताई जा रही है वज़ीर दिफा की तरफ से? वैसे ये राज ही था। आपको पता पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है, कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कानून पेश हुआ था कि ये कानून भी इन्हें पाकिस्तान खुफिया है, ये कानून भी खुफिया है, वो आर्मी के मिलिट्री रेगुलेशन जो थे टेक्निकली तो ये राज ही था। मतलब आप यानी कि कानून की ज़बान में एक्सटेंशन के दौरान ये बात आई थी कि मिलिट्री रेगुलेशन जो है वो भी सीक्रेट होते हैं। तो गवर्नमेंट ये समझती है कि ये कानून साजी ज़रूरी थी और गवर्नमेंट ये समझती है कि कानून साजी करके उन्होंने जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको उनके ओहदे को इस्तेकाम जो है वो दे दिया। तो मतलब कानून से ओहदे को इस्तेकाम मिलता है। मती भाई बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की तारीख जो है, आइन से तो वज़ीर आज़म का ओहदा इतना मुस्तहकम नहीं होता जितना कानून से अब आर्मी चीफ का ओहदा मुस्तहकम हो गया। जी मती भाई, अब आप अगर जनरल अयूब खान से शुरू करें
और आज तक की तारीख अगर आप लेकिन पहले वज़ीर दिफा से जो आपकी बात हुई उन्होंने क्या मंतक क्या जवाब दिया? मैंने पूछा था, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। नहीं, वो आपने चलते चलते वो उनसे पूछा ना, आप आराम से बैठ के प्यार से कोई बात करते तो आप वो आपका एक तारीख भी है ना उनके साथ, पुरानी बात। चले ठीक है। तो ख्वाजा आसिफ जो है वो ज़रा गवर्नमेंट के जिसे कहते हैं ना पहले जो ओपनिंग प्लेयर है, ओपनिंग प्लेयर्स में एक जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के वक्त भी ये एम्बेसडर बन गए नवाज शरीफ साहब के, नहीं अपोजिशन में जब थे जी ये नून लीग और पीटीआई की हुकूमत ने एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को, तो उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब ने आके कहा था कि मियाँ साहब का आर्डर है कि एक्सटेंशन देनी है। तो मती भाई जो असल कसूर है वो तो हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप का भी, लेकिन वजह क्या बताई एक्सटेंशन की? वजह आप वज़ीर दिफा ने क्या वजह बताई कि दिफा के लिए कितना अहम है? नहीं, वो दिफा के लिए तो उन्होंने उनसे बात नहीं हुई कि दिफा के लिए कितना अहम है, लेकिन वो वजह ये बता रहे थे कि एक जो इस्तेकाम है उनसे वो होगा। और मैंने उनसे पूछा भी कि ये एक अजीब अलमिया नहीं है कि जो वज़ीर-ए-आज़म खुद 5 साल मुद्दत पूरी नहीं करता तो वो 5 साल के आगे एक कानून साजी वो दे रहा है। उन्होंने कहा जी ये जो है ना इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स जो है वो बेहतर हुए हैं और वो चीज़ें वो बता रहे थे कि अब शायद डिफरेंट एक हिस्ट्री हो। तो आपको पता है कि हम हर दौर में एक डिफरेंट हिस्ट्री बनाते हैं, तो लेट्स सी। शहबाज शरीफ साहब ज़रा हमारे वज़ीर-ए-आज़म है और उनकी भी एक तारीख है कि पॉलिटिकल अगर उनका देखा जाए तो वो कोई पॉलिटिकल आदमी तो नहीं है। आपको याद हो कि शुरू में जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब ने पहली दफ़ा कहा था मियाँ शरीफ साहब को कि इनको वज़ीर-ए-आज़म बना दें, तो फिर उसके बाद फिर जनरल जो मुशर्रफ हैं उन्होंने भी कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ की बजाय वो शहबाज शरीफ को बना। तो वो आप देख लें 1994 से ऑनवर्ड देख लें। इसके मतलब नवाज शरीफ साहब का तो अब फिर कोई चांस नहीं है वज़ीर-ए-आज़म बनने का? नहीं, आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ का चांस है? नहीं, इस बात पे थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।